NS Knowledge Point। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसका हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 जिसमें कि हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का कुछ बेसिक चीज़ जो कि प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो बीपीएससी से लेकर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो जहाँ पे बेसिक चाहिए उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सभ्यता के समय काल को लेकर आज भी जो है इतिहासकारों को लेकर अलग अलग व्यू है, क्योंकि कुछ इतिहासकार इस सभ्यता का काल निर्धारण किया है जो कि 2700 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। लेकिन जब पहले की खुदाई और शोध, उस समय का जो खुदाई और शोध के आधार पर माना जाता है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 46-17 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर की सभ्यता की स्थापना हुई थी। मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कब आया था एग्जैक्ट इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि इतिहास का शुरुआत कैसे होता है। इतिहास का शुरुआत होता है कुछ भी स्रोत या कुछ भी साक्ष्य के आधार पे। तो साक्ष्य को एग्जैक्ट समझ पाना, एग्जैक्ट पता लगाना मुश्किल होता है। लेकिन हम लोग यही मान के चलते हैं कि 2700 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक इसको उस समय इसका इस सभ्यता के बारे में ये सभ्यता चल रही थी। अब इस सभ्यता के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान में ये सभ्यता पाया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब तक जो हमको पता चला वो सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है और इसकी खोज 1921 में हुआ था। और इसका विकास जो है सिंधु और घग्गर नदी के किनारे हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी इसका जो है ये मुख्य केंद्र थे। ठीक है, मुख्य केंद्र में ही थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलवीरा और राखीगढ़ी। हड़प्पा स्थल का विधिवत खुदाई जो है 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है। और इस स्थल पे आबादी वाले क्षेत्र के दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है और एक कब्रिस्तान का नाम है कब्रिस्तान एच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कब्रिस्तान एच के बारे में। तो इसको याद कर लीजिएगा कि कब्रिस्तान एच हमको हड़प्पा स्थल पे ही मिला था। सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी की थी 1920 में, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से जो अवशेष प्राप्त हुआ उसी से हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा दो जो है प्राचीन नगर, जो कि उस समय की एक बहुत बड़ा सिटी, एक नगर के रूप में जाना जाता था, उसका खोज हुआ, उसका पता चला। खोज हुआ का मतलब क्या होता है? खोज हुआ का मतलब ये नहीं हुआ कि उस शहर को बसाया गया, दरअसल शहर पहले से था। उसको हम लोग समझें कि हाँ यहाँ पे साक्ष्य के आधार पे कि यहाँ पे कभी पहले शहर हुआ करता था। अगला देखें, भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की घोषणा की। यह सभ्यता त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। हड़प्पा का जो भी है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो भी है, ये सभ्यता जो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका लगभग क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। तो 1886 में सर्वप्रथम चार्ल्स मर्सन को हड़प्पा से बड़ी संख्या में ईंट की प्राप्ति हुई थी। जहाँ पे हम अंडरलाइन कर वही सब महत्वपूर्ण है मुख्य रूप से, बाकी सब तो है इसको समझने का चीज़ है। 1856 में कराची और लाहौर के बीच में रेल मार्ग बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत पड़ी थी, तो इसको लेकर हड़प्पा के खंडहर की खुदाई की गई और खुदाई करते समय ही वहाँ पे बहुत सारे स्थल का आभास हुआ। तब 1856 में जब रेल मार्ग बनाया जा रहा था। विद्वानों ने हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम राजधानी भी कहा गया और यहाँ से जो बर्तन प्राप्त हुए उस पर मानव का आकृति भी अंकित रहा है। हड़प्पा से एक दर्पण प्राप्त हुआ है जो तांबे का बना हुआ है, मिरर, और स्वास्तिक चिन्ह भी जो है ना वो हड़प्पा की ही देन है, क्योंकि हड़प्पा के समय का ही ये सिंबल मिला है, स्वास्तिक चिन्ह। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधुवासी जो है सूर्य की पूजा करते थे। मतलब एक इससे हम लोग जैसे जानते हैं इतिहास का मतलब साक्ष्य पे ही चलता है, तो जो हमको मिला है उसके आधार पे हम लोग अनुमान लगाते हैं। मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया साहित्य में प्रयुक्त जो मेलुहा शब्द है, मेसोपोटामिया साहित्य जो है उसमें मेलुहा शब्द कई बार पूछा है प्रीलिम्स में। सिंधु घाटी की पहचान की जाती है कि मेलुहा शब्द सिंधु घाटी में यूज हो रहा था। हड़प्पा से प्राप्त मुहर पे एक सिंगी पशु का अंकन भी सर्वाधिक मिलता है, एक सिंग वाला पशु। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में गरुड़ का भी अंकन मिला है। हड़प्पा से तांबा से बनी इक्का गाड़ी भी मिला है।
हाँ, एक और चीज़ देखिए, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग जो है हड़प्पा काल में ही हुआ था। खोज में प्राप्त सुइयों से ज्ञात होता है कि सिंधु निवासी सिले हुए कपड़े पहनते थे, क्योंकि उसमें सुई का मतलब ही होता है कि उस समय कपड़े लोग सिलते थे। सिंधुवासी पशुपति महादेव की पूजा करते थे। सिंधुवासी पशुपति महादेव की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्र प्रधान लिपि थी। इसमें लगभग 400 वर्ण थे। स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात में मिले हैं। हड़प्पा काल में मातृ देवियों की प्रधानता थी, यानी मातृ देवी को ज़्यादा प्रधानता थी, ज़्यादा महत्व दिया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ था। कब्रिस्तान R37 का साक्ष्य हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा कालीन स्थल हल्लू से तलवार बनाने का भी साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से प्राप्त धरती देवी की समानता मिस्र की आइसिस देवी से की जाती है, जो उस समय पूजा किया जाता था। सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति वहाँ से प्राप्त मुहर है। तो अलग अलग जो मुहर प्राप्त हुआ उससे पता चलता है कि वहाँ पर जो सिंधु सभ्यता का जो कलाकृति था वो बहुत ही अच्छा था। हम लोग अब हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय योजना, जो वहाँ का जो सिटी का जो डेवलपमेंट था, उसके सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपना अपना दुर्ग था। दुर्ग मतलब होता है किला, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित था। स्वाभाविक है, किला है तो ऊंचाई पर स्थित होगा। दुर्ग से नीचे जो सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर थे, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य ये बात है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली सिस्टम था। ग्रिड प्रणाली सिस्टम का मतलब होता है कि जो सड़कें हैं कुछ इस तरह से होती थी, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती थी। एक ग्रिड जिसको कहते हैं हम लोग जाल, तो एक ग्रिड प्रणाली मौजूद था वहाँ पर, जिससे के अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, यानी ये हमारा होता था 90 डिग्री का। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की एक प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंट का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की भी विशेषता माना जाता है और ये मकान निर्माण के लिए इस्तेमाल होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत ही प्रभावी था। हर छोटे और बड़े घर के अंदर अपना सबका स्नानागार और आंगन होता था। ये बहुत बड़ी बात है, यानी उस समय समझ सकते हैं कि कितना डेवलप था कि उस समय हर छोटा या बड़ा घर के अंदर स्वयं का सबका अपना स्नानागार और आंगन होता था। कालीबंगा से भी कुछ साक्ष्य मिला जहाँ पे बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते थे। कुछ स्थान ऐसे हैं जैसे लोथल और धौलावीरा, इसमें संपूर्ण विन्यास मौजूद और नगर दीवारों द्वारा इसको अलग अलग भाग में विभाजित था। कृषि की बात करते हैं तो हम लोग भवन के बारे में हम लोग समझ गए। कृषि के बारे में बात करें तो हड़प्पा के जो लोग थे वहाँ पे जो मैदान था उसके पास में जो स्थित थे वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन कर लेते थे। अनाज में मुख्य रूप से था गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर, ये सब का उत्पादन उस समय किया जाता था। गुजरात के कुछ स्थान से बाजरा का भी मिलने का भी वहाँ पे संकेत मिला है, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ है। मतलब इस समय माना जाता है कि यहाँ पे चावल उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं होता था, उतना चर्चित नहीं था। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती शुरू की। ये कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु सभ्यता के मनुष्य जो है सबसे पहले कपास की खेती शुरू की थी। वास्तविक कृषि परंपरा को पुनर्निर्मित करना कठिन था, क्योंकि कृषि की प्रधानता के मापने के लिए अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता था। इसकी अलग बात करें तो मुहर और टेराकोटा होता है जो पकी हुई मिट्टी का जो मूर्ति बनाते हैं, तो मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पे सांड के चित्र मिलते थे। और जो पुरातत्विक खुदाई से वहाँ पे बैलों से भी जो जुता हुआ खेत है उसका भी साक्ष्य मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान जो थे वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में थे, जहाँ पे खेती के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती थी। नहर की भी आवश्यकता होती थी, तो पंजाब और सिंध में, हालांकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। घोड़े का साक्ष्य भी ये मिला है मोहनजोदड़ो से, और लोथल की एक टेराकोटा की मूर्ति है जहाँ से पता चलता है। तो लोथल बेसिकली एक डॉकयार्ड था, हम लोग इसको आगे भी देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अनगिनत संख्या में यहाँ पे मुहर मिला था, और एक समान वजन मापन के लिए भी बहुत सारे सामान मिले थे, जो कि वजन को कैसे मापा जाए उसके, यानी कह सकते हैं कि उन लोगों में व्यापार का महत्व था। हड़प्पा के लोग पत्थर, धातु और सीप या शंख ये सब का उन लोग खरीद बेच करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं होता था, जैसे कि हम लोग देखें कि तांबा का इस्तेमाल शुरू हुआ था, बहुत ज़्यादा धातु मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता था। तो व्यापार की वस्तु का विनिमय प्रणाली मौजूद था। अरब सागर के तट पे उनके पास
एक नौवाहन प्रणाली था, नेविगेशन सिस्टम था। नेविगेशन सिस्टम का मतलब कि बोट था या फिर उनके पास और भी ऐसी कोई चीज़ थी जो कि अरब सागर के तट पे था। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपने व्यापारिक बस्तियां भी स्थापित की, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से व्यापार होता था। दजला फरात की बात करें तो दजला फरात नदियां जो थी, उनकी भूमि वाले क्षेत्र में हड़प्पा वासियों का बहुत अच्छा वाणिज्यिक संबंध था। वाणिज्यिक संबंध का मतलब कि वहाँ से इन लोग व्यापार करते थे और हड़प्पा सभ्यता में लैपिस लाजुर्गी मार्ग से व्यापार करते थे, जो कि संभवतः उच्च लोगों का ये व्यापार माना जाता था। शिल्प कला की बात करें तो हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने का विधि से बिल्कुल इन लोग भली भांति से परिचित थे। मतलब कांस्य की वस्तु से इन लोग निर्माण करना जानते थे। उस समय तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था और टीन जो है माना जाता है कि अफगानिस्तान से इसको लाया जाता था। तो तांबा को लेकर पहले से भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि राजस्थान की कहाँ से प्राप्त होता था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल होता था। बुनाई उद्योग में भी प्रयोग किया जाने वाला जो ठप था वो बहुत सी वस्तुओं पर लगाए गए थे। ठप यानी मुहर टाइप से बड़े बड़े ईंटें निर्मित संरचनाओं ये सब भी उसमें बनता था। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि और मनका बनाने की विधि, मुहर बनाने की विधि, ये सबसे परिचित थे हड़प्पा के लोग। टेराकोटा का जो मूर्तियाँ था उसका निर्माण भी हड़प्पा सभ्यता की एक शिल्प कला का एक बहुत ही नमूना माना जाता है। जौहरी वर्ग जो थे वहाँ पे उन लोग सोने चांदी और कीमती पत्थर का निर्माण करते थे। मिट्टी का बर्तन का जो निर्माण था वो पूर्णतः वहाँ पे प्रचलन में था। कई चमकदार बर्तन का भी निर्माण करते थे उन लोग। अगर हम लोग संस्था की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिला है, तो स्वाभाविक है। तो अभी इस पर बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ मिला है जिसको कि वहाँ पे पढ़ा जाना संभव नहीं है। हड़प्पा स्थल में किसी मंदिर का प्रमाण वहाँ पे नहीं मिला है। तो ये कह सकते हैं कि उस समय मंदिर पूजा पाठ इस सब का उस समय प्रचलन नहीं था। इससे हम लोग कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता पुजारियों का प्रभुत्व, ऐसा नहीं था कि पुजारी का प्रभुत्व नहीं था, लेकिन वहाँ पे किसी मंदिर का मतलब मंदिर में पूजा या मंदिर का कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन साक्ष्य नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगा, लेकिन हाँ साक्ष्य नहीं मिला। धर्म की बात करें तो टेराकोटा के जो मूर्ति है उससे पता चलता है कि महिला का चित्र पाया गया, जिसमें कि महिला की गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया, मतलब जन्म लेते हुए। हड़प्पाई जो है पृथ्वी की उर्वरता को देवी मानते थे, क्योंकि उन लोग पृथ्वी पर ही जो अनाज उपजाते थे उसी को खाते थे। इस वजह से पृथ्वी को ही उन लोग देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह से करते थे जिस प्रकार लोग नील नदी की पूजा करते थे। कहाँ के लोग? मिस्र के लोग। तो स्वाभाविक है जिनकी वजह से उनका जीवन चल रहा था उसकी वो पूजा करते थे। पुरुष देवता के रूप में 3 सिंह वाला चित्र पाया गया है, जो कि योगी की मुद्रा बैठा है। और उसके साथ साथ कई जानवर जैसे हाथी, बाघ और गैंडा उनके सिंहासन के पीछे बैठा हुआ है, तो उसके बारे में भी है। भगवान मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दिया गया है। लेकिन ये भी सब, चूँकि ये सब इसका कोई जो फैक्ट है, तथ्य है, उस साक्ष्य है, वो पुख्ता सबूत नहीं देता है। बस एक उससे एक अनुमान लगाया गया, जो कि अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग एंगल से अनुमान लगाते हैं। बहुत सारे पत्थर उस पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों का चित्र पाया गया है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्ष और पशु को भी पूजा करते थे। पशु में 1 सिंग वाला गैंडा बहुत फेमस था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण था कुबड़ वाला सांड। और वहाँ पे बहुत सारा मात्रा में ताबीज भी देखा गया। ताबीज देखा गया मतलब कि वहाँ तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन की बात करें तो 1800 ईस्वी में इसका पतन हो गया था, लेकिन इसका पतन का कारण कोई स्पष्ट नहीं है। अब सब लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पे बाढ़ आ गया, तो कुछ लोग बोले थे कि वहाँ पे आपस में युद्ध करके वो ख़त्म हो गए थे। तो अलग अलग इस पर विचार है। तो इसमें एक सिद्धांत कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियाँ जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पे आक्रमण कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर सभ्यता ही खत्म हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृति में ऐसा कई चीज़ मिला है जिससे सिद्ध होता है कि सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुआ था, क्षति हुआ था, लेकिन एकदम विलुप्त नहीं हुआ था। दूसरी तरफ माना जाता है कि पुरातत्व सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण प्राकृतिक जन्य मानते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बाढ़ आ गया या फिर किसी वजह से भूकंप आ गया, कुछ ऐसा चीज़ हुआ प्राकृतिक आपदा जिससे कि पूरा तहस नहस हो गया। तो इसका एग्जैक्ट कहना अभी तक नहीं बता पाया है कि आखिर इस सभ्यता का अंत हुआ कैसे। कुछ लोग बोलते हैं कि ये नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण जो है खाद्य उत्पादन क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, और बाढ़ आने की वजह से पूरा ख़त्म हो गई थी। तो इन प्राकृतिक आपदाओं को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को मंद गति से हुआ, लेकिन निश्चित कारण
इतना तो माना गया कि ये जो सभ्यता है ये अचानक से ऐसा नहीं कि बाढ़ आया और सब खत्म हो गया, बल्कि धीरे धीरे इस सभ्यता का विनाश हुआ है। तो इस प्रकार ये इसके बारे में अभी भी इतिहासकार जो है इस पर क्लियर नहीं बना पाए हैं कि इस प्राचीन सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ था। हम लोग इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य चीज़ जो मिला था, जो हड़प्पा का साइट था, उस पर क्या क्या मिला था जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग अगला लेसन में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।